तो चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों ने मैथ और बायो के पेपर अच्छे से दे लिया होगा। तो अब बारी है बेटा फिजिक्स के पेपर में तहलका मचाने की। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक के एक वीडियो में पूरे PYQ क्वेश्चन के सीरीज, ठीक है। और यहाँ से उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पे मिलेंगे और सेम क्वेश्चन ही भी मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं। तो हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सर ऑप्शन में दिया है 90 डिग्री, 45, 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर की नहीं काटेंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी कोण पर नहीं काटेंगी। आप चाहिए तो उसको 90 दीजिए, चाहे तो 45 पे रखिए, चाहे तो 30 पे रखिए। तो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो बताइए 1 इनफाइनाइट है ना, 0 -1। बताइए धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो भैया आपके सामने आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। धातु का परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि आवेशों के बीच वैद्युत बल क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो बल क्या हो जाएगा। आपको भी पता है कि F जो होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r² के। आपको भी पता है कि सबसे है ना, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी घटेगी तो बल का मान बढ़ेगा, और अगर दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा। तो मेरे हिसाब से घट जाएगा, और आंसर भी कह रहा है भैया घट जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फाई बराबर EdS है ना। तो यहाँ पे E का मान लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम, DS लिखेंगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर। कहीं मैच करिए भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ठीक है। ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अगर ये चुंबकीय फ्लक्स पूछता तो वेबर आंसर कर देते, ठीक है। चलिए, यदि दो सुचालक गोले को अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो बोल रहा है कि क्या हो जाएगा। दोनों गोलों को ऊर्जा संरक्षित होगी, दोनों गोलों का आवेश संरक्षित होगा। ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो भैया दोनों का आवेश क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। सबको पता है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी होता है, ठीक है। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर की MCQ हम लोग कर लें। अगला क्वेश्चन है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्रों पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक की बाहरी सतह पर आवेश कितना होगा। तो बताइए, जितना भैया केंद्र पर होता है उतना ही बाहरी सतह पर हो जाएगा। तो बताइए केंद्र पर कितना रखा है, Q रखा है, तो बाहरी सतह पर भी कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 1000 बूंदे समान आकार के हैं एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरेड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। इसके लिए एक तरीका याद रखेंगे मेरे, है ना। ये वाली ट्रिक सीख लो भैया। C का पावर N की पावर 1/3C हो जाएगा। तो बताइए N कितना दिया, 1000 को लिख सकते हैं 10 का पावर 3, 1/3C कट जाएगा, 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50 माइक्रोफैरेड। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि हम वस्तु को किस आवेश से आवेशित कर रहे हैं, ऋण आवेश से कि धन आवेश से। तो हम लोग श्योर आंसर नहीं कर सकते, घटता है बढ़ता है अचर रहता है। तो हम लोग करेंगे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। कौन सा हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है 1 कूलाम आवेश बराबर होता है। तो 1 कूलाम आवेश किसके बराबर होता है, 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आवेशों के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है। आवेशों को पृष्ठ घनत्व का मात्रक हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का बोल रहा है, सिंपल सी बात है। तो बताइए Q/DS होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, या तो कह सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक बोल रहा है।
अगला क्वेश्चन है, बोला है कि किसी वैद्युत क्षेत्र को किसी द्विध्रुव में घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो सबको पता है W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, चैप्टर नंबर 1 में है ना प्यारा सा डेरिवेशन था द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोला कि कूलाम बल है, कूलाम बल कौन सा बल है। तो बताइए केंद्रीय बल है, बिल्कुल सही बात है ना। ये कूलाम बल कैसा बल होता है, केंद्रीय बल होता है, और एक ये वैद्युत बल भी है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। आवेशित चालक के किसी बिंदु पर, ठीक है, बोल रहा है 0 होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह की स्पर्श रेखी होती है, सतह के 35 डिग्री पर होती है। तो भैया जो इसका आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत होती है। कैसी होती है, सतह के लंबवत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सबको पता है आवेश अदिश है, धारिता, वैद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा, कौन सी है भैया, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कौन सी सदिश राशि है, तो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बोल रहा है क्वेश्चन की एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य महत्तम होगा। भैया सिंपल सी बात है, किया गया कार्य महत्तम होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब 0 से है ना W मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ से ऐसे निकाले W बराबर P cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आपको भी पता है जब साम्यावस्था से विपरीत घुमाया जाएगा तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 2PE निकल के आएगा। ठीक है, इस फार्मूले में रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रोटॉनों को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा ही है कि वह ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉनों को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए। ठीक है, या तो बोल सकते हैं जिनके बीच का विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है, तो वो ऊर्जा कितनी कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। याद रखेंगे, पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। किसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ जूल होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, डीवाई इज द यूनिट ऑफ, डीवाई मात्रक है किसका, सबको पता है कि डीवाई किसका मात्रक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक को क्या कहते हैं, डीवाई किसका मात्रक होता है, एक होता है कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। वैद्युत क्षेत्र E और विभव में के बीच क्या संबंध है, सबको पता है E बराबर होता है -dV/dx। क्या हो जाएगा, E बराबर -dV/dx। इसको बोलते हैं भैया विभव प्रवणता, और ये है बेटा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोला है क्वेश्चन कि यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र में x दिशा में हो तो समविभव पृष्ठ कहाँ होगा। आपको भी पता है लंबवत होगा तो किस में होगा, x में है तो yz तल में हो जाएगा। ठीक है, सोचना ही नहीं था इसके लिए। बोला है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आपको भी पता है वैद्युत, क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होंगे। गलत बात है भैया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव शून्य नहीं होता। तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि जितना विभव सतह पर होगा उतना ही विभव केंद्र पर होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोला कि साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु से दूसरे बिंदु तक किए गया कार्य क्या होता है। तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है, तो मतलब कोई कार्य नहीं होता है। क्या होता है, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर बराबर होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच का है ना शून्य होना चाहिए, मतलब विभव बराबर होना चाहिए, और किया गया कार्य क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये परिभाषा किसकी है, समविभव पृष्ठ की है। ठीक है, याद रखेंगे, 1 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन,
एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की तरफ लाने में प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा, और प्रतिकर्षण बल बढ़ने से स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक धनात्मक आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की क्षेत्र में लाया जाता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है, यदि किसी खोखले गोली चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा, धनात्मक और कैसा होगा बेटा, समरूप होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इसमें निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, आकर्षण होगा। तो यहाँ पे निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, बढ़ती है, घटती है। ऊपर क्वेश्चन आया था, वहां पे ऋण आवेशित था, क्या हो जाएगी, है ना, वहां पे क्या था, क्वेश्चन ऐसा ही था ना कुछ सिमिलर। बोला कि द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है, क्योंकि त्रिज्या वहां पे क्या थी, बढ़ रही थी। तो त्रिज्या बढ़ने का मतलब ही है कि सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो रही, कम हो रही उसकी। ठीक है, देखो दोनों सेम क्वेश्चन था, लेकिन बनाने का तरीका अलग था। अगला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव स्थित है, पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना निर्गत होगा। सिंपल सी बात है। तो भाई कोई भी पृष्ठ होगा, अगर उसके अंदर आपने डाइपोल रख दिया, क्या रख दिया, डाइपोल रख दिया, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट आवेश जीरो है, नेट आवेश जीरो है, तो फाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोला कि हमारे पास 3 बल्ब हैं, 40 वाट का है, एक 60 वाट का है ना, और एक 100 वाट का है। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। ठीक है, इनमें से, है ना, सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। आप जान रहे हैं भैया 100 वाट है, तो 100 वाट है, तो आप यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है P बराबर होता है V²/R, है ना, पावर हो जाएगी भैया कब, है ना, रेसिप्रोकल R। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर ज़्यादा, प्रतिरोध सबसे कम, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, 100 वाट का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम, सबको पता है ना। 100 हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर है ना, 2 मिनट में किसके बराबर है। तो सिंपल सी बात है, H बराबर I²RT से निकाल सकते हैं, या तो, है ना, यहाँ से 100 वाट है, तो आपको सिंपल पता है कि पावर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे P/T लगा दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप ऐसा लगाओ, पहले इसको सेकेंड में बदल लो, तो T बराबर 2 × 60 कर लेना, 120 हो गया। और यहाँ पे भैया क्या है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 वाट है, तो यहाँ पावर 100 वाट दिया है। ऊर्जा पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है 12 × 100 12,000, है ना, 120 × 100 12,000, तो 12 × 10⁻³ लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा फार्मूला E बराबर होता है P/T, यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। तो आपको पता है कि नाइक्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज से तुलना की जाती है, किससे तुलना की जाती है, प्रतिरोधों की तुलना की जाती है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, अगर आपने क्लास में ढंग से पढ़ा है तो आप इस एग्जाम में क्वेश्चन हिट कर जाओगे। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, कौन बच्चा बता सकता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, सबको बचपन से पता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप क्या होता है। ठीक है, स्विच ऑन करने पर पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% बढ़ाई जाए तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति कितने % बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है ना, I² होता है, तो यहाँ पे देखिए 3 × 2 कितने % बढ़ जाएगी, 6% बढ़ जाएगी। कितने %, 6% बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन बोला 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं H बराबर I² RT, जूल के नियम से H बराबर
I²RT जूल के नियम से लगा सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे लगाएंगे? यहाँ पे 5 ओम का प्रतिरोध है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही है ना, जिसके बीच का विभवांतर कितना है, कितने वोल्ट दिया, 7 वोल्ट दिया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे I बराबर V²/R² लगाना पड़ेगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, 2800 कैलोरी मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का ताप क्या होता है? सबको पता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। वैद्युत अपघटन की सुंदरता बढ़ाने पर वैद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना, आंतरिक प्रतिरोध की है ना निर्भरता R प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा CID/80। क्या हो जाएगा? CID/80। तरीका याद रखें, तो C से क्या है सांद्रता, I से धारा दी है, प्लेटों के बीच की दूरी, ये क्या है डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, T क्या है ताप। ठीक है, आपको दिख रहा है कि अगर सांद्रता बढ़ाओगे, है ना, यहाँ सुंदरता नहीं होगी, सांद्रता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, वहाँ सुंदरता नहीं सांद्रता करेंगे। बोला किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है? उस दिन भी बताया था, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है किरचॉफ का दूसरा नियम। बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चैप्टर 3 में आ चुके हैं हम लोग। अगर आपको ध्यान हो, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल की शक्ति होती है? अभी क्वेश्चन आया है, फिर से रिपीट किया है, 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगी। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है क्या? वोल्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल तार में नगण्य धारा प्रवाहित करने पर तार का प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। तो बोल रहा है भैया वैद्युत प्रतिरोधकता बताइए। क्या बताइए? वैद्युत प्रतिरोधकता बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता बताइए। तो सिंपल सी बात यार, यहाँ पे क्या करना है, R बराबर ρL/A, सब तो दिया है, RA/L रख लो। R कितना दिया है आपको? 5 ओम दिया है, एरिया दिया है 6 × 10⁻⁷, लंबाई दिया है 15, 5 × 15, 3 दूनी 6, 2 वाला ऑप्शन कहीं हो मार देना, लेकिन ये देखना -7 है कि -9 है, तो -7 वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ये वाला नहीं करें, क्योंकि यहाँ -9 है, यहाँ -7 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति धारा तथा विभवांतर में संबंध है। ठीक है, सिंपल सी बात है, P बराबर V/I। क्या हो जाएगा? P बराबर V/I। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित है, तो प्रति सेकेंड आपसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो सिंपल सी बात है, N बराबर होता है Q/E, Q बराबर होता है IT/E। I कितना दिया है? 3.2, T का मान 1.6 × 10⁻⁹, 16 दूनी 32, 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। कहीं मैच कर रहा है, 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, बोल रहा है कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका बोल रहा है प्रतिरोधकता। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, 1 मिनट, किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध। आप ये याद रखेंगे कि डायमेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नियत रहेगा, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसमें? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही चालक तार से वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके अक्ष पर, प्रणालिका में धारा प्रवाह से उसके भीतर। तो ये वाला भी ऑप्शन डी सही है। प्रणालिका में उसके मतलब प्रणालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किससे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? सबको पता है कि त्वरित आवेश प्यारे बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। ये बात याद रखेंगे, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगी और क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है,
ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। 30 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, 30 डिग्री कोण पर होगा भैया, 30 डिग्री कोण पर होगा, सेल्सियस पर नहीं कोण पर होगा। क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है भैया, सिंपल सी बात है, किसी कोण पर प्रवेश करेगा तो उसका पाथ होता है कुंडली नुमा, जिसको कहते हैं हेलिकल। लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्तारेखी, समांतर प्रवेश करेगा तो सीधी रेखा। याद रखेंगे, तीनों केस से क्वेश्चन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, जब किसी एमीटर को शंट में दिया जाता है तो इसका सीमा क्षेत्र क्या होती है, बढ़ती है। क्या हो जाएगा, सीमा क्षेत्र बेटा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक ओस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, सबको पता है टेस्ला हो जाएगा। गॉस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एसआई ने अगर ऑप्शन में ए और बी नहीं दिया तो गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, वेबर फ्लक्स का मात्रक है। अगला, किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की हो रहा है। बोला यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को, ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन की यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिजता तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा, तो भैया किधर होगा, ऊपर की तरफ विक्षेप हो जाएगा। बोला कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के किस क्रम में लघु प्रतिरोध लगाना होगा। सबको पता है भैया किस में लगाते हैं हम लोग, समांतर क्रम में लगाते हैं शंट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वीमी सूत्र होता है, ये तो उस दिन भी बताए थे, याद रखेंगे। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, सी के बराबर। स्क्वायर करो भैया, है ना, स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर, तो L-2 T2 हो जाएगा, तो L2 L-2 T2, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक सीधे लंबे तार से 0 सेंटीमीटर दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। 0 सेंटीमीटर बोल रहा है भैया, ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे 0 सेंटीमीटर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। चलिए अगला, धारा वाही टोराइड प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र कितना है। सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट NI हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर पर मीटर नहीं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। बोला कि एक गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। क्या, गतिमान आवेश है तो चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। स्थिर आवेश होता तो केवल वैद्युत क्षेत्र होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए, निम्न में से डायामैग्नेटिक कौन सा है, हीलियम हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अगला बोल रहा है कि एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव कितना होता है, 0 हो जाएगा। अगला, क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं बेटा, है ना, पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। कैसे पैरामैग्नेटिक, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है 0, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक इतना है, नति कोण इतना है, ऊर्ध्वाधर घटक इतना है। तो न्यूमेरिकल है, देखिए याद होगा आपको, tan phi बराबर हो जाएगा BV/BH। क्या हो जाएगा, tan phi बराबर हो जाएगा BV/BH हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर कर सकते थे, BV पूछा है तो tan phi 1 हो जाएगा, BH तो मान 0.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला, 0.5 × 10⁻⁻4 ही है कि -5 है भैया। यहाँ पे देखिए 5 इधर करिए तो इधर -5 हो जाएगा, तो 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि तांबा होता है प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा, प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहेंगे, दिक्पात कोण। इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय का पदार्थ नहीं है, कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, M = I/A, याद रखेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है,
चुंबकीय ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। कहां से? उत्तरी ध्रुव से। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिण ध्रुव दूर से लाया जाता है तब उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है कैसी? वामावर्त हो जाएगी। किसका नियम लगाओगे? फैराडे का नियम। बोल रहा है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगी। याद रखना फैराडे का प्रयोग क्या है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या? चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होनी चाहिए। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। क्या हो जाएगा? प्रेरण कुंडली से। बोला क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है E बराबर BLV। याद रखना डेरिवेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, E बराबर BLV। अगला क्वेश्चन, अन्योन प्रेरण का मात्रक है। अन्योन प्रेरण का मात्रक क्या होता है? हेनरी। स्वप्रेरण पूछे, स्वप्रेरकत्व तो पूछे, उसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर। क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स पूछा है ना, हाँ, तो इसका जो आपका हो जाएगा वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। बोला कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का कार्य है, क्या है कार्य? केवल DC है ना, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। किस पे कार्य करेगा? वो था ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या है? मुलायम इस्पात। क्या हो जाएगा? मुलायम इस्पात। जिस ठीक है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। क्या हो जाएगा? औसत मान। बोला है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में हो जाए। ऊंचाई का मतलब जो लो को हाई में कन्वर्ट करता है, तो लो में प्राथमिक फेरे कम होंगे, है ना, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी और उसमें द्वितीयक में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। तो N1 ग्रेटर देन N2, तो N2 ग्रेटर देन N1, तो B वाला भैया सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI मात्रक है। ठीक है, वेबर हो जाएगा। डायनामो किस पर कार्य करता है? डायनामो याद है कक्षा 10 में भी ये टॉपिक था। डायनामो किस पर है? प्रेरित है ना, विद्युत वाहक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का वीमी सूत्र होता है, इसको आप निकाल लेंगे। ठीक है। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के ऊर्जा संरक्षण पर है ना, किस पे आधारित? तो ऊर्जा संरक्षण पे, मुंह से आंसर ही निकल रहा है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर लेंज का नियम आधारित है। अगला क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है किससे? लेंज के नियम से। किससे नापा जाता है? लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली के अंदर लोहे की क्रोड रख देने पर कुंडली का स्वप्रेरकत्व है बढ़ता है। ठीक है। अननोन प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है, अननोन प्रेरण गुणांक हेनरी हो जाएगा। स्वप्रेरण गुणांक पूछे, स्वप्रेरण गुणांक का उदाहरण है ट्रांसफार्मर, चौक कुंडली, विद्युत मोटर जनित चौक कुंडली। ठीक है। यदि L प्रेरकत्व R, L/R की विमा क्या होगी? समय के बराबर हो जाएगी, तो M0 L0T। विकल्प नंबर D। ट्रांसफार्मर उदाहरण है अननोन प्रेरण गुणांक का। किसका? अन्योन प्रेरण गुणांक का। ठीक है। ये आपको बोल रहा है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 1 वेबर हो जाता है। ठीक है, 1 वेबर से घटकर 1 वेबर हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, इसको देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, बाकी क्वेश्चन ऐसे लगेगा E बराबर d∅dt से लगेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था चैप्टर नंबर 6 तक के कुछ इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन। ठीक है, अब हम और आगे बात करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसकी बात होगी। ठीक है, तो चलिए बाय सभी को, शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।